मॉर्निंग बच्चों, आज हम मासा के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि महत्तम समावर्तक क्या होता है। चलिए, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक यानी कि इसको अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसको डिवाइजर भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इसमें महत्तम समावर्तक, समावर्तक में देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे हम अपवर्तक, अपवर्तक यानी कि अगर हम समावर्तक को दो भागों में बांटेंगे तो सम धन अपवर्तक आएगा। तो सबसे पहले हम अपवर्तक के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे। चलिए सीखते हैं, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको फैक्टर या डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर। ठीक है, यानी कि अपवर्तक को हम भाजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। तो जैसे मान लीजिए, जैसे 6 को कौन कौन सी संख्या में 6 आता है? 1 के पारे में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है और 6 के में आता है। यानी कि 6 जो संख्या है उसको जो संख्या विभाजित कर रही है उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? अपवर्तक कहते हैं। यानी कि अपवर्तक को अगर आप परिभाषित करेंगे तो जो संख्याएं दी हुई संख्या को पूरा विभाजित करती हैं उस संख्याओं को हम दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद के बारे में सीखते हैं कि अपवर्तक के गुण क्या है। तो अपवर्तक के गुण, अपवर्तक के गुण क्या है? यानी कि अभी हमने सीखा था कि अपवर्तक क्या होते हैं, है ना। अपवर्तक में आपने देखा था कि जो संख्याएं दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित करती हैं वो संख्याएं जो होती हैं वो दी हुई संख्या के अपवर्तक होती है। जैसे हमने देखा था 6 कोई संख्या है, उसके अपवर्तक क्या? 1, 2, 3 और 6, है ना। तो इसमें हमें क्या देख रहे हैं? अपवर्तक जो होते हैं, पहला गुण क्या दिख रहे हैं कि जो अपवर्तक हैं वो संख्या के बराबर हैं या संख्या से छोटे होते हैं। अपवर्तक लिखेंगे, अपवर्तक संख्या से छोटे या बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, और क्या देख रहे हैं? यानी कि अपवर्तक जो होते हैं वो संख्या के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं, और ये क्या देख रहे हैं? आज संख्या से बड़े नहीं होते। जैसे 6 से बड़े कोई संख्या नहीं होगी। नहीं दिमाग में सोचो कि 6 का 12 अपवर्तक हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि 12 6 को पूरा विभाजित नहीं होगा। समझा नहीं बात? इसलिए हम सीखेंगे समावर्तक किसे कहते हैं। तो समावर्तक में देखेंगे हम समावर्तक, समावर्तक को क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर समावर्तक को हम देखें कि इसके दो भाग आपको देखने को मिलेंगे। क्या? ये सम और अपवर्तक। यानी कि समावर्तक ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 2 संख्याएं होना आवश्यक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम समावर्तक ज्ञात करते हैं। तो सम का मतलब क्या होता है? समान। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो समान अपवर्तक होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं समान
वर्तक, है ना, उसको क्या बोलेंगे, समावर्तक। यानी अपवर्तक को हम भाजक भी कहते हैं, क्योंकि जो जो संख्याएं दी हुई संख्या को विभाजित करती हैं पूरा पूरा, वही उस संख्या के अपवर्तक भी कहलाते हैं। तो हम इसका मतलब है कि समावर्तक में क्या होगा कि दो संख्या हम कोई लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 6 और 8 ले ली। अब 6 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी, 1, 2, 3 और 6, यानी कि 6 के अपवर्तक क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। इसके बाद हम क्या देखेंगे, 8 के 1, 2 और 4 और 8, है ना, तो इसके भी ये अपवर्तक हुए, है ना। तो इसमें अब एक समावर्तक निकालना है, तो समापवर्तक में कौन कौन से होंगे, देखो जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, यानी कि 1 और ये 2, यानी कि 6 और 8 का जो समावर्तक होंगे, यानी कि 1 और 2 होंगे। अभी हमने सीखा है कि समावर्तक किसे कहते हैं, अब हम सीखेंगे महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं। तो चलते हैं सीखते हैं। अब हम सीखेंगे महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं। तो महत्तम समावर्तक में महत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी, यानी कि जो समावर्तक आए हैं उन समावर्तकों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारी दी हुई संख्या का महत्तम समावर्तक या मासा बोलते हैं। जैसे अभी हमने निकाला था 6 के 1, 2, 3 और 6 अपवर्तक हैं, 8 के 1, 2, 4 और 8 अपवर्तक थे। इसमें हमने निकाला था समापवर्तक क्या होते हैं। समावर्तक में हमारे पास आया था 1 और 2, है ना। समावर्तक क्या है, 1 और 2 है। अब इसमें हमें देखना है कि 1 और 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 1 और 2 में महत्तम समावर्तक क्या है, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, इसमें 2 में कौन सी बड़ी है, हमारी 2 संख्या बड़ी है। इसका मतलब क्या होगा, 6 और 8 का जो महत्तम समावर्तक होगा यानी कि मासा होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा। तो अभी हमने सीखा है कि मासा किसे कहते हैं ना, अपवर्तक किसे कहते हैं, महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं और समावर्तक किसे कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि महत्तम समावर्तक की कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम मासा ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधियां। चलिए हम सीखते हैं। अब हम सीखेंगे मासा ज्ञात करने की विधियां। तो मासा ज्ञात करने की विधियां जो है यानी कि मासा ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो मासा ज्ञात करने की विधियां मुख्य रूप से हमारे पास 2 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है, पहली विधि है गुणनखंड। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि की सहायता से हम मासा ज्ञात करते हैं। दूसरी विधि होती है भाग विधि, यानी कि भाग विधि से भी हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड का मतलब है फैक्टर मेथड, और भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। इन 2 मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे कि मासा ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब चलते हम सीखते हैं कि गुणनखंड विधि से हम मासा कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि में मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी संख्याएं दी होती हैं, 2 दी हो या 2 से ज़्यादा संख्याएं दी होती हैं, तो उन संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दी हुई संख्याओं के
अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो उनमें संख्या कॉमन होती है उनको हम गुणा के रूप में उतार लेते हैं। उतारने के बाद क्या करते हैं? उनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। जो गुणनफल आता है वही हमारा दी हुई संख्याओं का क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। चलिए हम संख्या एक उदाहरण लेकर के इसको सीखते हैं। यानी कि गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से हम मासा कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमने ले लीजिए एक 24 संख्या ले लेते हैं, एक 18 संख्या है। ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं के हमको क्या करना है? मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे इसकी। तो पहले 1 2 दूनी 4 तिया 4 दूनी 8 तिया 24, है ना? ये 2 लिखा है। 2 देखो 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। इसमें 2 तिया 6 तिया 18 हो गया। अब इसमें कॉमन होगा, यानी कि मासा निकालने के लिए क्या करेंगे? इन संख्याओं में जो दोनों में है उनको ऐसे गुणा के रूप में लिख लेते हैं। और एक संख्या 1 और 3 है इसमें, है ना? ये इसको भी उतार लेंगे। तो जितनी भी दी हुई संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें जो जो संख्याएं हमको कॉमन आती हैं, उभयनिष्ठ मिलती हैं, उनको हम गुणा के रूप में उन संख्याओं को लिखते हैं। लिखने के बाद इनका आपस में 3 दूनी 6 का 6। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास जो मासा आया वो 24 और 18 का मासा कितना आया? 6 आ गया। इसका मतलब क्या देख रहे हैं? जो मासा आया है वो इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है। यानी कि मासा क्या होता है? यानी कि जो दी हुई संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को वो पूरा पूरा विभाजित करे, है ना? तो वही उसका जो संख्या पूरी पूरी विभाजित कर रही है वही उसका मासा कहलाएगा। ठीक है। तो अभी हमने सीखा है गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे कि भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं, है ना? तो उसमें हम भाग विधि से मासा ज्ञात करना सीखते हैं। चलिए सीखते हैं। अब हम सीखेंगे भाग विधि से मासा ज्ञात करना। तो भाग विधि से मासा यानी कि महत्तम समर्थक ज्ञात करना। ठीक है। तो मासा भाग विधि से महत्तम समर्थक ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं भाग की। यानी कि भाग की प्रथम विधि, भाग की इसे हम बोलते हैं प्रथम विधि, प्रथम विधि। और एक दूसरी है भाग की द्वितीय विधि, भाग की द्वितीय विधि, द्वितीय विधि। यानी कि भाग की प्रथम विधि और भाग की द्वितीय विधि। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भाग की प्रथम विधि के द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए सीखते हैं। प्रथम विधि। भाग की प्रथम विधि में क्या करेंगे कि इसमें हम दी हुई संख्याओं को एक पंक्ति के रूप में लिख लेते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हमारे पास जो संख्याएं हैं जैसे 6 8 10, ये 3 संख्याएं हैं। इनका हमको इनका मासा निकालना है। तो क्या करते हैं? दी हुई संख्याओं को ऐसे एक पंक्ति में लिखते हैं। पंक्ति में लिखने के बाद एक ऐसी लाइनें खींचते हैं और यहाँ पर जो भाजक मिलेंगे उन भाजकों का हम गुणा करते हैं। गुणा करने से जो गुणनफल आता है वही हमारा दी हुई संख्याओं का मासा कहलाता है। जैसे देखो 6 में किससे जा रहा है? भाग 2 से सब में जा रहा है। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है, है ना?
कि जो तीनों को विभाजित करे। जैसे मान लीजिए 3 से भाग देंगे तो 3 कट जाएगा, 4 5 नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 2 से भाग देते हैं तो 4 तो कट जाएगा, 3 और 5 नहीं कटेगा। अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 कटेगा, लेकिन 3 और 4 पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक है, मान लीजिए एक संख्या और बची है, इससे भाग देंगे तो यही संख्या हमारे पास बचेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि जो हमारे भाजक आए, ये जो इन्हें बोलते हैं भाजक, तो मासा जो हमारा होगा क्या होगा, यही भाजक का जो गुणनफल होगा वही हमारा मासा होगा। यानी कि 6 8 10 का मासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी हमने भाग की प्रथम विधि के द्वारा कैसे मासा ज्ञात करते हैं वो सीखा है। अब हम सीखेंगे भाग की द्वितीय विधि के द्वारा कैसे मासा ज्ञात करेंगे, वो हम सीखते हैं। चलिए सीखेंगे। भाग विधि से मासा, भाग की द्वितीय विधि के द्वारा मासा ज्ञात करना। तो इस विधि में क्या करते हैं कि जो हमारे पास संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं में जैसे 2 कोई संख्या दी हैं, उन संख्याओं में हम क्या करेंगे, सबसे उन दोनों में कौन सी छोटी संख्या उसको देख लेते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, ज्ञात करते हैं। छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं। ठीक, भाग देने पर यदि 0 आ जाता है तो जो छोटी संख्या थी वही दोनों संख्या का मासा हो जाएगा। लेकिन कभी कभार अगर मान लीजिए शेष आ जाता है, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए 2 का भाग हमने 15 में दिया और 15 में देने पर तो शेषफल 1 आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 का भाग फिर 2 में देंगे। तो इस प्रकार से जिसका लास्ट में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, तो जो जिससे हम भाग देते हैं वही संख्या हमारी दी हुई संख्या का मासा कहलाता है। चलिए उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 और 12 है, 2 संख्या हैं, इनका हमको क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। ठीक, भाग की विधि से, भाग की द्वितीय विधि। तो कैसे करेंगे, दोनों में कौन सी छोटी है, 6, तो 6 का भाग क्या करेंगे, 12 में देंगे। तो 6 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या हमारी दी हुई संख्याओं का मासा कहलाएगा। यानी कि मासा क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा 6। अब मान लीजिए यहाँ पर तो एक संख्या पूरी विभाजित कर दिया, यहाँ पर शेषफल नहीं बचा। अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं जिसमें शेषफल बचता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 15 है और ये 28 है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा मान लीजिए 15 और 28 का हमको क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो इन दोनों में कौन सी छोटी है, 15 है, तो 15 का भाग क्या करेंगे, 28 में देंगे। किस में देंगे, 28 में। और 15 का 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 1 बार जाएगा तो हम 15 1 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 13 बचेगा। अब ये शेषफल बचा है, ये इसका भाग किस में देंगे, इसमें जिसमें हमने जिससे भाग दिया, इसमें हम 15 में देंगे। कितनी बार जाएगा, 13 1 13, कितना बचा, 2 बचा, है ना। अब 2 फिर से बच रहा है, तो फिर क्या करेंगे, 2 का भाग फिर 13 में देंगे, तो 2 वो ऐसे लिखेंगे और 13 लिखेंगे, है ना। फिर 2 का भाग 13 में देंगे, 2 6 12, तो कितना आया शेषफल 1। फिर 1 फिर बच गया, तो फिर का किसके में भाग देंगे, 2 में। 1 का भाग 2 में देंगे तो 1 दूना 2, है ना। घटाएंगे तो क्या बचा, 0। इसका मतलब लास्ट में क्या देख रहे हैं, किसका भाग देने पर 0 आया, 1। 15 28 का, है ना, 28 का मासा जो है वो कितना है, 1 होगा। यही उत्तर हो जाएगा, है ना। यानी कि 15 और 28 का हमने मासा ज्ञात किया था, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। देखा कैसे आपको, जैसे जो शेषफल बचते रहा तुरंत उसमें भागते, जब तक ये प्रक्रिया करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए।
है ना। तो इस प्रकार से हमने ये मासा में हमने देखा कि अपवर्तक किसे कहते हैं, है ना, अपवर्तक किसे कहते हैं, समावर्तक किसे कहते हैं और महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं। महत्तम समावर्तक की कौन कौन सी ऐसी विधियां थी जो हमने सीखी हैं। तो पहली विधि में गुणनखंड विधि के द्वारा देखा और भाग विधि से, भाग विधि में भाग की प्रथम विधि और द्वितीय विधि के द्वारा मासा हमने ज्ञात करना सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।